शिवपुर गांव की सुबहें धीमी होती थीं। चाय की दुकानों से उठती भाप, कुएं पर बजते घड़े और मंदिर की घंटियों के साथ ही जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ती थी। लेकिन गांव का सबसे शांत और पुराना कोना था वह पुरानी ईंटों से बनी डाकघर की इमारत, जिसके बाहर एक बोर्ड लटकता था, भारत सरकार ग्रामीण डाक सेवक कार्यालय शिवपुर। यहीं बैठते थे राम सेवक मिश्रा। 22 साल के बुजुर्ग, सफेद खादी का कुर्ता, माथे पर हल्का तिलक और आंखों में ईमानदारी की जिद्दी चमक। पूरे गांव में उन्हें बाबूजी कहा जाता था। उनके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन हृदय अब भी उतना ही दृढ़ था जितना 30 साल पहले, जब पहली बार उन्होंने गांव के बच्चों को चिट्ठियां बांटते हुए उनके भविष्य को अपने बैग में लटकते देखा था। उस दिन जब वे रोज की तरह ताले खोल रहे थे, तभी डाक की थैली आ गई। उसने लिफाफों का ढेर उनकी मेज पर उंडेल दिया। बीच में एक अजीब सा लिफाफा था, पीला भीगा हुआ, और उसके किनारों पर राख जैसी कालिख थी। राम सेवक ने चश्मा आंखों पर चढ़ाया और कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। भीतर एक ही वाक्य लिखा था, मुझे बचाओ, मैं सलोनी हूं, मैं जिंदा हूं। बस, न कोई पता, न गांव का नाम, न प्रेषक, बस एक असहाय पुकार उनके अंदर। कुछ कांपा। वर्षों में हजारों चिट्ठियां आई थीं, प्रेम पत्र, नौकरी के बुलावे, कोर्ट के आदेश, लेकिन इस एक अधूरी चिट्ठी में जो घबराहट थी वह उनकी आत्मा तक को हिला गई। सलोनी, उन्होंने बुदबुदाया। यह नाम कहीं सुना है। और तभी उनके जहन में कई साल पुराना एक चेहरा कौंधा। गुलाबी फ्रॉक पहनी एक 7-8 साल की बच्ची जो डाकघर के बाहर अक्सर अपने भाई के साथ खड़ी रहती थी। क्या वही सलोनी है? उस दिन उन्होंने कोई और चिट्ठी नहीं खोली। उन्होंने कांच की अलमारी से पुराने रजिस्टर निकाले, पिछले वर्षों की डाक सूची, गुमशुदा लोगों की फाइलें, लेकिन कोई पक्का सुराग नहीं मिला। शाम को वे थककर वहीं बैठ गए और आसमान की तरफ देखा। बादल गहरे हो रहे थे और दूर कहीं बिजली चमकी। उनके मन में एक तूफान उठ चुका था। रात को घर लौटते समय राम सेवक ने फैसला कर किया, इस चिट्ठी का सच जानकर ही रिटायर होऊंगा, चाहे जान चली जाए। नेकी हमेशा शांति से नहीं आती। कभी कभी वो इंसान को उस राह पर ले जाती है जहां हर मोड़ पर खतरा है, लेकिन मिश्रा बाबू ने नेकी को चुन लिया था। अगली सुबह शिवपुर डाकघर के बाहर हलचल जरा सी कम थी, लेकिन राम सेवक मिश्रा के भीतर हलचल बढ़ती जा रही थी। चिट्ठी उनके कुर्ते की जेब में थी, पर उसका वजन जैसे उनके सीने पर पत्थर बन बैठा था। आज वे कोई डाक बांटने नहीं निकले, न ही उन्होंने हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत किए। उन्होंने बस मेज पर एक छोटा नोट रखा, कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं, वापस लौटूंगा तो सच। लेकर राम सेवक वो कहां जाईं? सलोनी कौन थी क्या? वो लड़की जिसे वे वर्षों पहले डाकघर के बाहर देखा करते थे, वही थी? अगर हां, तो उसका भाई कौन था? गांव में एक ही सलोनी थी। यह बात उन्होंने पुराने स्कूल रिकॉर्ड में ढूंढ निकाली। स्कूल की उपस्थिति पंजिका में लिखा था, नाम सलोनी यादव, कक्षा 3, अभिभावक अमर यादव भाई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 2014 से बाद में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, न ट्रांसफर सर्टिफिकेट, न ही कोई अनुपस्थिति नोट। जैसे वो लड़की अचानक हवा में गायब हो गई थी। रामसेवक सबसे पहले पहुंचे अमर यादव के घर, जो अब वीरान पड़ा था। गांव वालों ने बताया, अरे बाबूजी, अमर तो 7-8 साल पहले ही गायब हो गया था। उसकी बहन भी तभी से नहीं दिखी, पुलिस केस भी नहीं हुआ। सबने समझा वो कहीं रिश्तेदारों के यहां चली गई होगी, किसी को फिक्र नहीं थी। नेकी कहां है जब समाज आंखें मूंद लेता है? रामसेवक को यह गुमशुदगी अब एक साधारण दुर्घटना नहीं लग रही थी। उन्हें याद आया डीएसपी रंजीत ठाकुर, जो हाल ही में गांव के क्षेत्राधिकारी बनकर आया था, एक ईमानदार और शांत अफसर जिसने किसी से रिश्वत नहीं ली थी। रामसेवक बिना समय गंवाए सीधा थाना पहुंचे। थाना शिवपुर। डीएसपी ठाकुर अपनी मेज पर रिपोर्ट पढ़ रहे थे जब रामसेवक ने वह अधूरी चिट्ठी उनके सामने रख दी। रंजीत ने चिट्ठी ध्यान से पढ़ी, फिर बोले, आपको कैसे यकीन है कि यह सलोनी यहीं की है? रामसेवक ने अपनी बूढ़ी आंखों में भरोसा भरकर कहा, क्योंकि कभी उस बच्ची ने मेरे हाथ से पोस्ट कार्ड लिखवाया था, भैया को मत छोड़ना, और उस दिन से वो दोनों गायब हो गए।
कुछ देर की चुप्पी के बाद डीएसपी बोला, अगर यह लड़की अभी जिंदा है तो यह एक किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग केस हो सकता है। 8 साल बाद चिट्ठी का आना मामूली नहीं है। रंजीत ने बात आगे बढ़ाई। बाबूजी, लेकिन आप अकेले क्या कर पाएंगे? रामसेवक ने जेब से तुलसी की माला निकाली और कसम खाई, जब तक इस चिट्ठी की सच्चाई नहीं जान लूं, चैन से रिटायर नहीं होऊंगा। अगर सलोनी जिंदा है तो ये डाकिया उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे आग लगे या बारिश हो। नेकी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। डीएसपी ने उनके चेहरे की गंभीरता देखी और कहा, ठीक है बाबूजी, मैं आपके साथ हूं, पर संभल कर चलिएगा। बाहर अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन अब रामसेवक के दिल में एक लौ जल चुकी थी। एक अधूरी चिट्ठी ने एक बूढ़े आदमी को लड़ाई के लिए खड़ा कर दिया था। शिवपुर की गलियां जितनी सीधी लगती थीं, उतनी सीधी थीं नहीं। हर मोड़, हर दीवार के पीछे कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जो रामसेवक मिश्रा की आंखें अब समझने लगी थीं। सलोनी एक नाम, जो अब सिर्फ याद नहीं, एक गूंज बन चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी मिट चुकी थी या शायद छुपा दी गई थी। अगले दिन डीएसपी रंजीत और रामसेवक गांव की पुरानी बस्ती की ओर निकल पड़े। बस्ती जहां कभी अमर और सलोनी रहते थे, वहां अब ज्यादातर घरों में ताले लगे थे, पर एक झोपड़ी में धुआं उठ रहा था, वहीं रहता था रघु, गांव का गूंगा लड़का जो सबका काम करता था और सबकी बातें सुनता था, पर बोल नहीं सकता था। रामसेवक ने धीमे स्वर में पूछा, रघु, तुझे सलोनी याद है? रघु का चेहरा जैसे सख्त हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस चूल्हे की आग को ताकता रहा। डीएसपी ने एक तस्वीर निकाली, सलोनी की पुरानी स्कूल वाली फोटो। रघु की आंखों में हलचल हुई। उसने तस्वीर को देखा, फिर दोनों हाथों से हल्का सा कांपता इशारा किया, जैसे किसी को पकड़ लिया गया हो। फिर मुट्ठी बंद की और होंठ पर ऊंगली रख दी। चुप, खामोशी। रंजीत ने नोट किया, यह लड़का कुछ जानता है लेकिन डरता है। रामसेवक ने जेब से एक टॉफी निकाली और रघु को दी। धीरे धीरे रघु ने जमीन पर उंगलियों से कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची। एक छोटी सी झोपड़ी, एक गाड़ी और एक चौंकाने वाली आकृति। एक औरत की परछाई जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और पास खड़ा था एक आदमी जिसके हाथ में कोई चीज थी, शायद रस्सी। ये कौन है? डीएसपी ने पूछा। रघु ने जोर से गर्दन हिलाई। नहीं बताएगा। फिर उसने एक कागज लिया और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा, हरचंद साहू। वही आदमी जो अब गांव की जमीनें खरीद रहा था, जो बड़े शहर के बिल्डरों से डील करता था और जिसके नाम से गांव में डर था। रामसेवक का दिल धड़क उठा। क्या हरचंद का इस चिट्ठी से कुछ लेना देना है? रंजीत का चेहरा सख्त हो गया। अगर यह सच है तो हमें सीधा उससे नहीं भिड़ना चाहिए, हमें सबूत चाहिए। रामसेवक बोले, सबूत एक बूढ़े डाकिये के पास है। वो चिट्ठी और सच्चाई इस गूंगे लड़के की आंखों में छुपी है। रघु ने एक आखिरी इशारा किया। गांव के बाहर पुराने मंदिर की दिशा में वहां कुछ है। शायद सलोनी की सच्चाई वहीं दबी है। रात को रामसेवक नींद में भी उस अधूरी चिट्ठी की आवाज सुनते रहे। मैं सलोनी हूं, मैं जिंदा हूं। पर अब आवाज के साथ चेहरा भी दिखने लगा था। सांवला रंग, बड़ी आंखें, और उन आंखों में मदद की पुकार नहीं, एक आग थी। वह लड़की अब सिर्फ पीड़िता नहीं थी, वह शायद गवाह भी थी या गुनहगार। शिवपुर डाकघर के दरवाजे इस बार हल्के हाथों से नहीं खुले। रामसेवक ने चाबी घुमाई, लेकिन उनके मन में अब हलचल थी। अब यह सिर्फ डाकघर नहीं रहा, यह एक सुराग बन चुका था। चिट्ठियों से भरी अलमारी, धूल जमी रजिस्टर और एक कोना जहां अनपहचानी डाक का बॉक्स रखा था। वर्षों से अनदेखा उन्होंने सबसे पहले वहीं झांका। पुराने पीले लिफाफे, अधूरी रसीदें, गुमशुदा पते और नीचे दबा हुआ एक बड़ा सा कागजी लिफाफा। जब उसे खोला तो उसके अंदर था एक सरकारी रिपोर्ट की कॉपी। शीर्षक पढ़ते ही रामसेवक की सांस थम गई। 2014 ग्रामीण बालिकाओं की गायब होने की रिपोर्ट। शिवपुर व निकटवर्ती गांव। रामसेवक कांपते हाथों से पढ़ने लगे। वर्ष 2014 में 3 नाबालिग लड़कियां, सलोनी यादव, कविता धीमान और रुबीना अंसारी, एक ही सप्ताह में गायब हुईं।
अंतिम बार इन तीनों को पास के महादेव मंदिर के मेले में देखा गया था। संदेहास्पद व्यक्ति हरचंद साहू, स्थानीय बिल्डर, जिनके वाहन को घटना स्थल के पास देखा गया था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने पर केस बंद किया गया। राम सेवक के पैरों तले जमीन हिल गई। 3 लड़कियां, एक सप्ताह, एक ही आदमी का नाम और केस दबा दिया गया। यह चिट्ठी केवल सलोनी की नहीं थी, यह उस चुप कर दी गई सच्चाई की चीख थी जिसे किसी ने सुनना नहीं चाहा। उन्होंने तुरंत डीएसपी रंजीत को बुलाया। रंजीत रिपोर्ट देखकर स्तब्ध रह गया। ये फाइल कहां से मिली आपको? रामसेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सच्ची डाक आती है वहीं से डाकघर सिर्फ चिट्ठियां नहीं, कहानियां संभालता है। रंजीत ने वह रिपोर्ट तुरंत अपने केस फोल्डर में रखी और बोला, अब मेरे पास भी आधार है और नाम भी, लेकिन हरचंद तक सीधा पहुंचना अब और खतरनाक होगा। उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम जान चुके हैं। शाम को डाकघर में अकेले बैठे रामसेवक ने फिर उस अधूरी चिट्ठी को देखा। मैं सलोनी हूं, मैं जिंदा हूं। अब यह सिर्फ एक पुकार नहीं, एक गवाही बनी। और तब पोस्ट ऑफिस की सबसे पीछे की दीवार के नीचे रखे पुराने ट्रंक को खिसकाते हुए उन्हें कुछ और मिला। एक बच्ची की डायरी महीन अक्षरों में लिखा था, आज मैंने पहली बार मंदिर में डर महसूस किया। वहां कुछ आदमी थे जो भैया से गुस्से में बात कर रहे थे। भैया ने कहा, हम भाग चलें, लेकिन अगले दिन भैया नहीं लौटा। रामसेवक की आंखों में आंसू थे। डाकघर अब केवल सरकारी इमारत नहीं था, यह एक सच का कोष बन चुका था। वे उठे और दीवार पर एक पंक्ति लिख दी, जहां नेकी थमती है वहां से अधर्म की शुरुआत होती है। रात हो चली थी, गांव की बत्तियां बुझने लगी थीं, लेकिन रामसेवक मिश्रा की आंखों में नींद नहीं थी। पोस्ट ऑफिस की चुप्पी के बीच वे रघु के बनाए गए उन चित्रों को बार बार देख रहे थे जो उसने जमीन पर उंगलियों से बनाए थे। एक झोपड़ी, एक गाड़ी, एक औरत की परछाई और एक आदमी जो चुप्पी की रस्सी से सब बांध रहा था। अगली सुबह डीएसपी रंजीत के साथ उन्होंने फिर रघु से मिलने का निर्णय किया। रघु उस वक्त गांव के कुएं पर पानी भर रहा था। जब वे उसके पास पहुंचे तो उसने डर से आंखें फेर लीं। रंजीत ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, रघु, हम तुझसे सच खींचना नहीं चाहते, बस इतना बता, जो तूने देखा वो वही है जो हम समझ रहे हैं। रघु ने कुछ क्षण सोचा, फिर नीचे जमीन पर बैठ गया। उसने सूखे पत्तों को उठाया और उन्हें एक गोल घेरे में रख दिया। फिर उसके बीच में एक छोटा पत्थर रख दिया। इसके बाद उसने अपनी उंगली से उन पत्तों के चारों ओर काल्पनिक आग खींची, फिर एक गुड़िया जैसा आकृति बनाकर आग के अंदर रख दी। रघु ने सिर झुका लिया। रामसेवक का गला सूख गया, मतलब उन्हें जिंदा जला दिया गया। रघु ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने 2 उंगलियां उठाईं, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। रामसेवक ने पूछा, 2 मतलब? 2 में से एक बच गई थी। रघु ने इस बार पहली बार मुस्कुराकर सिर हिलाया। हां। रंजीत ने उसकी आंखों में देखा। क्या वह सलोनी थी? रघु ने उंगलियों से ऐस लिखा, जमीन पर फिर खड़ा हुआ और अपनी छत की ओर इशारा किया। वे सब उसके पीछे चल पड़े। उसके झोपड़ी की छत के नीचे एक लकड़ी की संदूक थी। उसने चुपचाप वह खोली और अंदर से एक चीज निकाली, एक टेढ़ी मेढ़ी चप्पल, छोटी सी सालों पुरानी। रघु ने वो चप्पल रामसेवक को दी और आंखों से संकेत किया, यह उसी की थी, मैंने बचा ली थी। फिर उसने दीवार पर एक चौक से कुछ लिखने की कोशिश की। वो मंदिर के पीछे है, जो अब टूटा पड़ा है। वहीं रंजीत ने सब नोट कर लिया। हम कल रात मंदिर चलेंगे, दिन में गए तो हरचंद के लोग देख लेंगे। रामसेवक चप्पल हाथ में लिए उस पर उंगलियां फेरते रहे, जैसे वह चप्पल अब सिर्फ वस्तु नहीं, गवाही बन गई हो। शाम को जब वे लौटने लगे, रामसेवक ने रघु का हाथ थामा और कहा, तू बोलता नहीं, लेकिन तेरी आंखों में सारा सच बोलता है बेटा। कभी अगर मैं हार गया तो याद रखना, तेरे मौन ने ही इस लड़ाई को जिंदा रखा। रघु की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर ऊंचा किया। उस दिन रामसेवक को यह एहसास हुआ, कभी कभी नेकी सिर्फ शब्दों से नहीं, आंखों से बहती है, और वो सबसे बड़ी गवाही होती है। शिवपुर थाने की बैरक में उस रात गहरी चुप्पी थी। डीएसपी रंजीत ठाकुर अपनी टेबल पर झुके बैठे थे।
सामने पड़ी एक फाइल को कई बार पढ़ चुके थे, लेकिन अब शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें किसी बीते दृश्य को देख रही थीं जो कागज पर नहीं था। एक और केस। कई साल पहले स्थान बैतूल जिला एक गांव में लड़की गायब हुई थी। उसका नाम था सोनम। 14 साल की, पढ़ने में तेज, लेकिन गरीब मंदिर के मेले के बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। रंजीत, तब वहां तैनात एक नवयुवक सब इंस्पेक्टर था। उसने केस उठाया। दौड़ धूप की एक संदिग्ध को पकड़ा, लेकिन ऊपर से दबाव आया। छोड़ दो, ये बेमतलब केस है, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। रंजीत ने चुप रहना चुना था और वो लड़की फिर कभी नहीं मिली। मैं तब चुप रहा, लेकिन आज नहीं, रंजीत ने खुद से कहा। अब सलोनी का मामला उसके लिए एक फाइल नहीं, पछतावे का मोचन था। और आज जब रामसेवक और रघु की आंखों में वह सच्चाई देखी, तो उसे लगा किसी का मौन तोड़े बिना अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं हो सकता। रात के 2 बजे रामसेवक डाकघर से निकलकर थाने पहुंचे। उनके हाथ में वो चप्पल और डायरी थी जो उन्होंने पिछले अध्याय में पाई थी। रंजीत ने उन्हें चाय दी और पूछा, क्या सोच रहे हैं बाबूजी? रामसेवक बोले, सोच रहा हूं कि एक लड़की ने जिस दर्द में यह लिखा कि भैया नहीं लौटा, वह दर्द आज भी किसी कागज में सिसक रहा है और हमें उसे आवाज देनी है। कुछ पल चुप्पी रही। फिर रंजीत ने अपनी वर्दी की जेब से एक पुराना फोटो निकाला। एक लड़की का धुंधला चेहरा, उसके गले में एक नीली मोती की माला। यह सोनम है, रंजीत बोला। एक केस जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाया, और आज सलोनी में मुझे वही अधूरापन दिखता है। रामसेवक ने ध्यान से देखा। सोनम और सलोनी की आंखों में अजीब सी समानता थी, जैसे दोनों ने एक ही डर देखा हो। रंजीत अब सिर्फ अफसर नहीं था, वह खुद भी एक गवाही बन चुका था, और शायद यही कारण था कि किस्मत ने उसे इस गांव में लाकर खड़ा किया। सलोनी की चिट्ठी के सामने रंजीत ने मेज पर मौजूद सारे कागज एक जगह इकट्ठे किए। सलोनी की चिट्ठी, वह रिपोर्ट जिसमें 3 लड़कियों के लापता होने का जिक्र था, रघु की चप्पल और रामसेवक की वह डायरी। उन्होंने कहा, अब यह केस एक अफसर का नहीं, एक आदमी का है जो अपने भीतर की खामोशी को तोड़ना चाहता है। बाबूजी, अब हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बाहर अंधेरे में बिजली चमकी और पहली बार रामसेवक को लगा यह अंधेरा शायद डराने नहीं, हमें दिखाने आया है कि सच की आंधी अब शुरू हो चुकी है। शिवपुर में एक आदमी ऐसा था जिसकी चर्चा धीमे सुरों में होती थी और नाम लेते ही लोग खामोश हो जाते थे। हरचंद साहू एक अमीर रसूखदार और गांव के बाहर एक विशाल कोठी में रहने वाला ठेकेदार, जो अब शिवपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कर्ता धर्ता बन चुका था, उसका कारोबार था। जमीनें खरीदना, मंदिरों की जमीनों को कब्जे में लेना और विरोध करने वालों को गायब कर देना। रामसेवक और डीएसपी रंजीत अब जान चुके थे सलोनी का लापता होना, 3 लड़कियों का एक ही हफ्ते में गायब हो जाना और गांव का पुराना मंदिर। यह सब हरचंद की एक गहरी साजिश का हिस्सा था। वो मंदिर अब टूटा क्यों पड़ा है? रामसेवक ने पूछा। रंजीत ने जवाब दिया, 2014 में वहां एक भंडारा हुआ था। उसी दिन 3 लड़कियां गायब हुईं। 1 हफ्ते बाद मंदिर में आग लगी और तब से वह जगह वीरान है, लेकिन रिपोर्ट कहती है किसी लड़की की लाश नहीं मिली। हरचंद का अब नया प्लान था। वो उस मंदिर की जमीन पर एक टाउनशिप बनाना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे सरकारी स्वीकृति चाहिए थी, जिसके लिए जरूरी था मंदिर को खतरनाक और बेकार घोषित कर देना और सारे पुराने केसों को बंद या गलत साबित कर देना। एक गुप्त सूचना रामसेवक और रंजीत तक पहुंची। हरचंद के गुंडे मंदिर के नीचे कुछ दफन चीजें हटाने जा रहे हैं जो केस को फिर से खुलवा सकती हैं। यह सूचना लाई थी एक अनजानी युवती, जिसके चेहरे पर आधा घूंघट था, लेकिन आवाज में वह आत्मविश्वास था जो किसी अपने के दर्द को आवाज देता है। उसने कहा, मैं सलोनी नहीं हूं, पर मैंने उसे देखा है और वो अब भी जिंदा है। उस रात रंजीत, रामसेवक और एक छोटा पुलिस दल मंदिर के पीछे झाड़ियों में छुपकर निगरानी करने लगे। आधी रात को 2 गाड़ियां आईं, काले शीशे, और उनके साथ आए 3 आदमी। एक आदमी ने जमीन खोदनी शुरू की, दूसरा फोन पर बात कर रहा था। साहू साहब ने कहा है, जो भी है जला दो, कोई सबूत नहीं बचे। तभी रंजीत ने इशारा किया। अब पुलिस टीम ने झपट्टा मारा।
तीनों आदमियों को पकड़ लिया गया। एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन राम सेवक ने पीछे से लाठी फेंकी जो उसके पांव पर लगी और वह गिर पड़ा। गड्ढे से जो निकला वह किसी को भी सिहराने के लिए काफी था। कपड़ों के टुकड़े, एक टूटी गुड़िया और 3 लड़कियों की एक साथ फोटो। राम सेवक की आंखें भर आईं। यह वही गुड़िया है जो सलोनी अपने स्कूल बैग में लाती थीं। पकड़े गए गुंडों में से एक ने कबूल किया, हरचंद साहू के कहने पर हम मंदिर में सबूत छुपाने आए थे। उसने ही इन लड़कियों को गाड़ियों में उठा लिया था। कुछ को बेच दिया गया और एक लड़की वो भाग गई थी। क्या नाम था उसका? सलोनी। अब केस खुल चुका था। डीएसपी ने कहा, अब वक्त है हरचंद को उसकी कोठी से बाहर लाने का। ये नेकी अब डर के सामने नहीं झुकेगी। हरचंद के लिए यह सिर्फ जमीन का सौदा था, लेकिन राम सेवक और रंजीत के लिए यह आत्मा का युद्ध बन चुका था और गांव धीरे धीरे जागने लगा था। शिवपुर के बाहर दक्षिण दिशा में एक घना जंगल था, बंजारन घाटी, जहां कोई रात में नहीं जाता था। गांव में दबी आवाजों में कहा जाता था कि वहां हरचंद साहू का गुप्त गोदाम है, जहां शहर से लाई गई चीजें रखी जाती हैं। कोई सामान, कोई लोग और कभी कभी कुछ रहस्य। डीएसपी रंजीत को एक गुप्त सूत्र से सूचना मिली, सलोनी जिंदा है और उसे आखिरी बार बंजारन घाटी में देखा गया था। रात का तीसरा पहर, चांद आधा था और बादल नीचे तक उतर आए थे। रंजीत ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और राम सेवक ने कंधे पर अपना पुराना बैग डाला, जिसमें था वह अधूरी चिट्ठी, चप्पल, डायरी और एक वादा। वे 3 लोग निकले। डीएसपी रंजीत, रामसेवक, मिश्रा, कांस्टेबल चंदन, जो जंगल का पुराना नक्शा जानता था। घाटी के पास पहुंचते ही चंदन ने इशारा किया, उधर एक टूटा मकान है, उसे लोग साहू की छाया कहते हैं। वहां रोशनी जलाई जाती है। रात में तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। झाड़ियों में सांप फुसफुसा रहे थे। हवा में जली लकड़ियों की महक थी। तभी एक मध्यम सी रोशनी दिखी, लाल बल्ब की, और फिर एक धीमी कराहती आवाज, बचाओ, मैं जिंदा हूं। राम सेवक कांप गए। रंजीत ने हाथ का इशारा किया, आगे मत जाइए, मैं देखता हूं। वह अकेला आगे बढ़ा। दीवार के पीछे झांका। अंदर एक अधपकी लकड़ी की झोपड़ी थी। एक कोने में एक लड़की बैठी थी, दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए, आंखों में डर और होंठों पर सूखे हुए घाव। रंजीत ने धीरे से पुकारा, सलोनी। लड़की ने आंखें उठाईं, पहचान नहीं पाई, पर फिर कहा, तुम पुलिस हो? रंजीत ने सर हिलाया। हां, तुम सलोनी हो, उसने कांपते होठों से कहा। हां और नहीं भी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब बाहर निकल आओ। पुलिस वाले हरचंद के आदमियों ने उन्हें घेर लिया था। 3 बंदूकें, 2 चाकू और एक गाड़ी जो इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। राम सेवक पीछे खड़े देख रहे थे। उन्होंने धीरे से झाड़ी से एक पत्थर उठाया और एक की पीठ पर फेंका। पथराव के साथ ही रंजीत ने पहली गोली चलाई। हवा में कांस्टेबल चंदन ने 2 पर कूदकर उन्हें धर लिया, लेकिन हरचंद भाग चुका था। रंजीत झोपड़ी की ओर दौड़ा। सलोनी की जंजीरें तोड़ीं, वह अब भी कांप रही थी। रामसेवक ने अपना अंगोछा दिया। सलोनी ने उसे देखा और फूट फूट कर रोने लगी। मैं सब बताऊंगी। वापसी में जब जीप में वे उसे थाने ला रहे थे, तो रामसेवक ने कहा, तू ही थी ना जिसने वो चिट्ठी भेजी थी? सलोनी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मैं लिख नहीं सकती थी। मेरे पास सिर्फ एक जला हुआ पेन और आधा कागज था। उसी पर लिखा, मैं जिंदा हूं। और वही चिट्ठी आज एक पूरे गांव की नींद तोड़ चुकी थी। शिवपुर थाने में उस सुबह हलचल थी। कांस्टेबल चाय के कप उठाए दौड़ रहे थे। टाइपराइटर की टकटक बढ़ गई थी और डीएसपी रंजीत की मेज पर पहली बार इतनी सारी फाइलें एक साथ फैली थीं, पर सबकी निगाहें उस एक लड़की पर थीं जो पिछले 8 वर्षों से गायब थी। सलोनी यादव। वो अब भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा अब गवाही थी। राम सेवक ने उसे चाय दी। बेटी, अब बोलने का समय है। तेरा सच किसी अदालत से कम नहीं। सलोनी की आपबीती मेले के दिन हरचंद के लोगों ने हमें बहाने से अपनी गाड़ी में बैठाया। कहा, भैया तुम्हें मंदिर के पीछे बुला रहा है। लेकिन अमर भैया तो वहां था ही नहीं। रात में जब हमें एक अंधेरी जगह पर ले जाया गया, हमें एहसास हुआ हम फंस गए हैं। कविता को किसी दूसरे शहर भेज दिया गया, रुबीना को। वहीं कहीं, मैं नहीं जानती कहां। मैंने भागने की कोशिश की,
एक पहाड़ी से गिर गई। मेरी टांग टूटी, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने मुझे छिपा लिया। रघु की मां, उसने मुझे बिटिया कहकर पाला, पर डर के मारे किसी को बताया नहीं। हरचंद के लोग हमेशा ढूंढते रहे। फिर एक दिन वह बूढ़ी मां चल बसी और मैं फिर पकड़ ली गई। 5 साल बाद तब से मैं उसी जंगल के घर में कैद थी। थाने में सन्नाटा छा गया। रंजीत की आंखें नम थीं। रामसेवक ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तू अकेली नहीं है बेटी, ये समाज तुझसे मुंह फेर सकता है, लेकिन नेकी नहीं, लेकिन मामला अब सीधा नहीं रहा। हरचंद ने अपने वकील के जरिए जिला न्यायालय में अपील कर दी थी। सलोनी मानसिक रूप से अस्थिर है, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने सारे गवाहों को डराने की कोशिश की। रघु के घर पर पत्थर फेंके गए, रामसेवक को चिट्ठी भेजी गई, अब डाक बांटना बंद करो वरना शरीर से अलग हो जाएगा सिर। यह नेकी की पहली परीक्षा थी। रंजीत ने कहा, हमें सलोनी का मेडिकल करवाना होगा। उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक चोटें और उसकी गवाही अदालत में पेश करनी होगी। रामसेवक ने फैसला लिया और मैं पहला गवाह बनूंगा। अदालत का दिन आया। कमरा खचाखच भरा हुआ था। हरचंद नए कुर्ते और काले चश्मे में मुस्कुरा रहा था, जैसे अदालत भी उसकी जेब में हो। लेकिन जब सलोनी गवाही देने आई, पूरे न्यायालय में सन्नाटा था। सलोनी की अदालत में गवाही, मैं सलोनी यादव हूं। मैं गायब नहीं हुई थी, मुझे गायब किया गया था। मैं पागल नहीं हूं, मैं पीड़िता हूं, और आज 8 साल बाद मैं गवाही देने आई हूं ताकि अगली सलोनी छुपाई न जाए। न्यायाधीश ने सिर झुकाया। गवाही पूरी हुई। फैसला अगले सप्ताह तक सुरक्षित रखा गया। बाहर रामसेवक ने आसमान की ओर देखा। नेकी की राह अब शुरू हुई है और पहली परीक्षा हमने पार कर ली है। सलोनी ने उनका हाथ थामा। आप मेरे बाबूजी जैसे हैं। शिवपुर की हवाओं में फिर से फुसफुसाहटें थीं, पर इस बार वो सलोनी की सच्चाई पर नहीं, उसकी झूठी गवाही पर उठने लगी थीं। अरे, वो लड़की तो झूठ बोल रही है। कहते हैं वो किसी शहर में थी, खुद ही चली गई थी। हरचंद साहू को फंसाया जा रहा है। एक नई अफवाह पूरे गांव में फैलने लगी थी और यह अफवाह एक गवाही से जन्मी थी। अदालत की अगली सुनवाई गवाही देने के लिए बुलाया गया। पंडित माधवराम, गांव का पुराना पुजारी, जो अब हरचंद की कोठी से जुड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे कटघरे में आया। अपने जर्जर चश्मे को ठीक किया और बोला, माननीय न्यायालय, सलोनी को मैंने 2015 में वाराणसी स्टेशन पर देखा था। वह एक आदमी के साथ थी, न कि किसी कैद में उसके पास मोबाइल था। वह हंस रही थी। मुझे नहीं लगता कि वह अगवा की गई थी, शायद वह स्वेच्छा से कहीं चली गई थी। सन्नाटा, जज भी चौंक गए। हरचंद के वकील मुस्कुराने लगे। ये तो केस की रीढ़ तोड़ देगा, किसी ने कोर्टरूम में फुसफुसाया। बाहर आकर सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। रामसेवक ने उसका सिर अपने कांधे पर रखा। बेटी, जिसने 8 साल की पीड़ा सही है, उसकी सच्चाई एक झूठे पुजारी से मिटाई नहीं जा सकती। रंजीत ने कोर्ट से पंडित माधवराम की गवाही की जांच की अपील की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाने का आवेदन दिया। वाराणसी स्टेशन 2000 जुलाई का महीना 4 दिन बाद फुटेज पहुंचा। रंजीत और रामसेवक ने रात भर देखा। सैकड़ों चेहरों के बीच एक फ्रेम में सलोनी जैसी एक लड़की खड़ी थी, लेकिन वो सलोनी नहीं थी। ये कोई और है। रामसेवक बोले, चेहरा मिलता है, पर आंखें सलोनी की नहीं हो सकती। फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की, वीडियो में दिख रही लड़की और सलोनी 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। रंजीत ने तुरंत केस की धारा बदलवाई। माधवराम पर झूठी गवाही देने का मुकदमा। हरचंद की चाल पहली बार अदालत में ध्वस्त हुई, पर अब स्पष्ट था, वह हर रास्ते से सलोनी की सच्चाई को दबाना चाहता है। बाहर गांव के लोग 2 हिस्सों में बांटने लगे थे। एक जो सलोनी पर विश्वास करते थे, दूसरे जो साहू के डर से चुप थे। रामसेवक ने गांव के चौपाल में पहली बार खड़े होकर कहा, जिस लड़की ने 8 साल बिना आवाज के जिया, अब उसका सच अगर तुम्हें खटक रहा है तो सोचो तुम्हारा जमीर किसके पास गिरवी है। गांव की कुछ औरतें सामने आईं। हमें सलोनी पर भरोसा है। अगर हम आज साथ नहीं देंगे तो अगली बार हमारी बेटियां ही शिकार बनेंगी। एक विद्रोह आकार लेने लगा था।
नेकी की आग अब शांत नहीं रहने वाली थी। शिवपुर में वह दिन इतिहास बन गया जब नेकी ने पहली बार चुप्पी को ललकारा। गांव के चौपाल में औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान इकट्ठा हुए। सलोनी की आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां चुप्पी नहीं प्रतिशोध था। राम सेवक ने माइक उठाया और कहा, आज बात एक लड़की की नहीं, हमारे जमीर की है। अगर हम आज नहीं बोले तो ये गांव केवल जमीन नहीं खोएगा, अपनी आत्मा भी खो देगा। चलो, हरचंद की कोठी तक चिट्ठियां अब जवाब मांगेंगी। गांव चल पड़ा, कोई लाठी लेकर, कोई झंडा, कोई मां अपनी बेटी का हाथ पकड़े तो कोई नौजवान मोबाइल पर लाइव चला रहा था। आज शिवपुर बोलेगा। हरचंद की कोठी, ईंट से बनी ऊंची दीवारें, लोहे का फाटक और अंदर 10 से ज्यादा गुंडे। जब भीड़ पहुंची तो हरचंद छत से देख रहा था। उसने फोन उठाया। रंजीत, ठाकुर को कॉल करो, कहो कानून आए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। पर जवाब आया, रंजीत, अब तुम्हारे लिए वकील नहीं, वारंट लेकर आ रहा है। भीड़ ने फाटक खटखटाना, नहीं धकेलना शुरू किया। गुंडों ने पहली बार गोलियां चलाईं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। सलोनी सबसे आगे खड़ी थी। उसकी आंखों में वर्षों की घुटन ज्वालामुखी बन चुकी थी। राम सेवक ने हाथ उठाया, कोई हिंसा नहीं करेगा, हम नेकी के लिए लड़ रहे हैं, न कि बदले के लिए। उसी समय पुलिस की जीपें आ पहुंची। डीएसपी रंजीत उतरते ही बोले, हरचंद साहू, आप पर नाबालिग लड़कियों के अपहरण, शारीरिक शोषण, हत्या के प्रयास और न्याय को बाधित करने का केस दर्ज किया गया है। आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट है। हरचंद हंसा, मेरे पास वकील है, मंत्री है, विधायक है। रंजीत ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, और अब सलोनी की गवाही भी है और पूरे गांव का जमीर है, जिसके सामने तुम्हारा पैसा भी कमजोर है। हरचंद के आदमियों ने हथियार फेंक दिए। पुलिस ने हरचंद को हथकड़ियां पहनाईं। कोठी की तलाशी शुरू हुई। पीछे बने तहखाने में जो मिला वह गांव की रूह को झकझोरने के लिए काफी था। पुराने स्कूल बैग, बालिकाओं की किताबें, एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम जिसमें 3 लापता लड़कियां थीं और एक दीवार पर बच्चों के नाम खुदे हुए थे, जैसे किसी ने कैद में रहकर गिना था। कविता 7 दिन, रुबीना 11 दिन सलोनी भागी थी, पर लौटी नहीं। रामसेवक ने उन दीवारों को छुआ और बोला, अब यह कोठी नहीं, गवाही है। इसमें सिर्फ ईंट नहीं, मासूमियत की चीखें गूंजती हैं। अब यह जगह न्यायालय बनेगी जहां चुप्पी नहीं, सच्चाई बोलेगी। गांव की भीड़ लौटती नहीं थी, वो वहीं रुकी रही। जब तक हरचंद को जीप में बांध कर ले जाया गया, सलोनी खड़ी रही, हाथ में मां की पुरानी चप्पल लिए, जिसे अब वह ताकत का प्रतीक मानती थी। जिला सत्र न्यायालय, दिनांक 14 अप्रैल। सारा शिवपुर सांस रोके हुए था। आज केवल हरचंद साहू पर फैसला नहीं होना था, बल्कि यह तय होना था कि एक पीड़िता सलोनी क्या वाकई न्याय पाई या समाज ने फिर उसे कलंक मानकर दूर धकेल दिया। अदालत का माहौल, जज का चेहरा गंभीर था। एक ओर हरचंद अपने महंगे वकील के साथ खड़ा था, दूसरी ओर सलोनी सादी, चूड़ीदार में, माथे पर मां की चप्पल की राख का टीका लगाए, आत्मविश्वास से भरी बगल में रामसेवक और डीएसपी रंजीत। जज ने कहा, इस अदालत के समक्ष पीड़िता सलोनी यादव ने जो साहसपूर्ण बयान दिया, उसकी पुष्टि कई गवाहों और साक्ष्यों से होती है। डाकघर से मिली चिट्ठी, रघु की मौन गवाही, मंदिर और जंगल से मिले प्रमाण, हरचंद के आदमियों के इकबालिया बयान, पंडित माधव राम द्वारा दी गई झूठी गवाही और सलोनी को बदनाम करने की कोशिश, न्याय को बाधित करने का प्रयास थी। फिर पूरे कोर्टरूम में गूंजा, अतः यह अदालत अभियुक्त हरचंद साहू को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 120 बी और 596 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही राज्य सरकार को आदेश देती है कि पीड़िता सलोनी यादव को सम्मानपूर्वक पुनर्वास, शिक्षा व आत्मनिर्भरता हेतु विशेष अनुदान दिया जाए। तालियां नहीं बजीं, पर आंखों में आंसू थे, क्योंकि नेकी ने आज सिर्फ एक केस नहीं जीता था, उसने 8 साल पुराना मौन तोड़ा था। पर असली फैसला अदालत के बाहर होना था। जब सलोनी बाहर आई तो सामने गांव के लोग खड़े थे।
कोई शर्मिंदा नजरों से, कोई मौन स्वीकार में फिर आगे बढ़ीं। कुछ महिलाएं, उनमें वही गूंगी औरत भी थी जो पहले हरचंद की कोठी में बर्तन धोती थी। उसने सलोनी के पांव छुए और फिर धीरे से उसके गले लग गई। राम सेवक ने सबको देखा। यह चुप्पी अब टूट चुकी है। यह गांव अब डर से नहीं, सलोनी जैसी लड़कियों की हिम्मत से चलेगा। रघु ने सलोनी को चिट्ठी दी। अब तू जिंदा है और तेरा नाम अब सिर्फ सलोनी नहीं, तू अब शिवपुर की आवाज है। सलोनी ने चिट्ठी को माथे से लगाया। आखिरी दृश्य पोस्ट ऑफिस के बाहर रामसेवक ने एक नई तख्ती टांगी। जहां नेकी रुकी हो, वहां से फिर से शुरू करो। इस डाकघर से अब चिट्ठियां ही नहीं, इंसाफ भी निकलता है।